हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। वेलकम टू जेके शाह ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जून 2024 का डायरेक्ट टैक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द पेपर, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। पूरा हैंड रिटन सोल्यूशन है विच आई हैव सॉल्व्ड, ठीक है, आपके लिए। आप ये पूरा का पूरा सोल्यूशन अलॉन्ग विद क्वेश्चंस यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन विच इज गिवन इन द यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, पेपर बहुत इजी था और ये वीडियो लेक्चर खास करके मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 24 का एग्जाम देने वाले हैं, यस एंड सो ऑन। लेकिन दिसंबर 24 के स्टूडेंट्स के लिए आप ये देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार दिसंबर 24 का एग्जाम देने से पहले यू सॉल्व दिस पेपर। आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से चेक करें। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये देखो, ये था आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। हाँ, कुछ ऐसा ही दिखता है। ओके, स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा होगा, लेकिन आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द रेफरेंस टू द सेक्शन पार्ट 1। अब ये पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एक्ट। पार्ट 1 इज डायरेक्ट टैक्स, पार्ट 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25। गाइस, दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए भी असेसमेंट ईयर 24-25 है और प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है। पार्ट 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम्स। इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर है। Whenever necessary, suitable assumptions may be made by candidate and stated clear in the answer. Guys, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो आप क्या अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप अजम्पशंस के लिए नोट लिखेंगे, है ना। एग्जामिनर बहुत क्लियर है, इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर। वर्किंग नोट शुड बी द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ योर आंसर। फ्रेंड्स, आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, वर्किंग नोट्स आपको लिखने होंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। अगर एग्जामिनर को लगा कि आप डायरेक्ट फिगर लिख रहे हैं, उसके वर्किंग नोट्स अगर उनको नहीं दिखे, दे हैव राइट्स टू डिडक्ट योर मार्क्स। ओके, क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ पार्ट 1 डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एवरी क्वेश्चन इज फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 कंपल्सरी 15 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आता है। मतलब फोर्थ में 2 ऑप्शन होंगे 15-15 मार्क्स के। देखेंगे, हम एक एक करके शुरू करते हैं। आप देखेंगे आपका एक एक क्वेश्चन सिंगल पेज, ठीक है, कैसे 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ना। और जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैं उनको हर बार हर लेक्चर में रियलाइज करवाता रहता हूं कि देखो भाई, इनकम टैक्स में सब कुछ मिक्स होकर आता है। एवरी क्वेश्चन इज अ टोटल इनकम, राइट। तो देखो, बहुत अच्छे से इन्होंने फ्रेम किया है क्वेश्चंस। क्या लिखा है देखो। बजरंग, एज 50 years, अ रेसिडेंट, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल एट चेन्नई। बजरंग करके एक असेसी है जो बिजनेसमैन है, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है चेन्नई में। हिज वाइफ उषा इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। ओ, और उनकी वाइफ जो उषा जी हैं वो एम्प्लॉय हैं, कहीं तो भी जॉब कर रही हैं। मतलब बजरंग के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा और उषा के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। क्या बोलना चाहते हैं, आई डोंट नो। एज एन अकाउंट ऑफिसर शी फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24। नाउ उषा जी का पूरा डिटेल दिया है। बेसिक सैलरी पर मंथ, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो गाइज, साथ साथ में मैंने आपको हमेशा आपको कहा है कि इनकम के लिए या तो टैक्सेबल होगा या तो एग्जाम्पशन होगा। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आई डोंट नो कि क्या सॉल्व करना और कैसे सॉल्व करना है। एज ए स्टूडेंट पूरा पेपर पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, लेकिन रीड करते करते आप कमेंट्स भी लिखते जाइए कि आपका दिमाग क्या कहता है, क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। डियरनेस अलावेंस 50% एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब 60,000 में से 30,000 इन टर्म्स है और 30,000 नॉट इन टर्म्स है, राइट। लेकिन दोनों ही टैक्सेबल होते हैं एज पर नॉर्मल रूल। लंच अलावेंस,
अलावेंस है गाइस, लंच फैसिलिटी नहीं, लंच अलावेंस। लंच अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल, ये अदर्स में आता है। देन मेडिकल अलावेंस, मेडिकल अलावेंस ही फुल्ली टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन। नाउ इनको बॉस से मिल रहा है 2000 पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन पर मंथ। ठीक है, ये एग्जाम्शन की कैटेगरी में आता है। देखेंगे एग्जाम्शन कैसे होगा। हेल्थ क्लब मेंबरशिप फीस प्रोवाइडेड सिमिलरली टू ऑल स्टाफ। गाइस ये परक्यूजिट है, परक्यूजिट, परक्यूजिट में आपने क्लब फैसिलिटी पढ़ी होगी। अगर क्लब फैसिलिटी ऑल एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। तो यहां पे लिखा है सिमिलरली टू ऑल स्टाफ इज गिवन, तो ये एग्जाम्शन की कैटेगरी में आएगा। HRA हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है ना, 1013A। नाउ क्या रूल्स है वो बाद में देखेंगे। एक्चुअल रेंट पेड बाय हर टू बजरंग हस्बैंड इन चेन्नई। आहा, यहां पे घुमाया। HRA सबको आता है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। उषा ने अपने हस्बैंड को ही रेंट पे किया है अपने ही घर में रहने के लिए, तो क्या एग्जाम्शन मिलेगा? तो गाइस आंसर है हाँ। टैक्स में कहीं नहीं लिखा है कि यू हैव टू पे रेंट टू द आउटसाइडर, यू कैन पे टू योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। हाँ, लेकिन एक छोटा सा क्लॉज है कि अगर आप अपने रिलेटिव्स को रेंट पे करते हैं तो रेंट शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन थ्रू बैंकिंग। नाउ तो यहाँ पे कैश कहीं लिखा नहीं है, तो बैंक से ही होगा, तो अलाउड है। नाउ तो ये दोनों HRA का ही रूल है, दोनों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹1 लाख इन हर अकाउंट। गाइस उषा ने PPF अकाउंट में पैसे जमा कराए। अब ये इनकम नहीं एक्सपेंडिचर है, तो ये 80C का डिडक्शन होगा इन हर अकाउंट एंड 40,000 ईच इन द नेम ऑफ 2 माइनर चाइल्ड। एक असेसी अपने बच्चों के नाम पर PPF अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं, तो यहां पे डिडक्शन 80C का जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक FD इंटरेस्ट, ये इनकम है। FD का इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। अब FD है और उषा सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ATTTB में नहीं जाएगा, सीधा ये टैक्सेबल है। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, ओहो, तो ये भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन ATTTA में आपको डिडक्शन भी मिलेगा। तुरंत इस तरीके से याद आना चाहिए, राइट। आई डोंट नो व्हाट वी हैव टू सॉल्व, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यही कहती है। ये था उषा का डिटेल्स। अब देखते हैं बजरंग। बजरंग फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। गाइस बजरंग का डिटेल्स दिया है, तो बजरंग इज अ बिजनेसमैन। देखते हैं टर्नओवर फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है। ही डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उनका जो टर्नओवर है वो 1,20,00,000 है। गाइज ही डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड होल ऑफ सेल मनी इज रिसीव्ड इन कैश, और कैश में सेल करते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दी है? यहां पे इनका PGBP आएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन एक चीज और, आप प्रिजम्पटिव इनकम से जाएंगे क्योंकि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है। तो यहां पे आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए, यहां पे हम पढ़ेंगे 44AD के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, प्रिजम्पटिव इनकम से टैक्सेबल होगा। हाँ, बट टैक्सेबल तो है। रेंट फ्रॉम वेकेंट साइट एट चेन्नई, गाइज उन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड रेंट पे दिया है, बट रेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ लैंड, साइट मतलब लैंड होता है, तो ये टैक्सेबल है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो एक PGBP है, एक अदर सोर्स है, मतलब टोटल इनकम श्योर दिख रहा है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई 4,80,000, ये रेंट वही है जो उसकी वाइफ से मिल रही है, तो उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, भले अपनी वाइफ को दिया हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, उसमें जाके ये टैक्सेबल होगा। तो मतलब PGBP हो गया, अदर सोर्स हो गया, और हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अर्रियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ओहो हो, अर्रियर्स ऑफ सैलरी का मतलब है पास्ट ईयर का सैलरी है, शायद ये पास में जॉब करता था, करंटली ये बिजनेस कर रहा है, तो उसको अर्रियर्स ऑफ सैलरी मिली है। अर्रियर्स ऑफ सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर फुल्ली टैक्सेबल होगा।
वाओ, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे। गाइस गिफ्ट मिला है तो ये अदर सोर्स में जाता है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव से मिला है तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, तो मैं एग्जेम्प्ट लिख रहा हूं। गिफ्ट ऑफ मोटर कार फ्रॉम अ फ्रेंड आउटसाइड इंडिया। गाइस कोई फॉरेन का दोस्त है, उससे गिफ्ट मिला है लेकिन मोटर कार। अब सुनो, ये जाना तो अदर सोर्स में ही चाहिए था, लेकिन मोटर कार गिफ्ट ही नहीं होता, इसलिए इग्नोर होगा। बराबर, आपको याद दिला दूं, अदर सोर्स गिफ्ट या तो मनी होता है या मूवेबल एसेट्स, ठीक है, उसमें भी ड्राइंग्स, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एंटिक्स, बराबर, बुलियंस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ही गिफ्ट माना जाता है मूवेबल में, है ना। उसमें से ये एक भी नहीं है तो इग्नोर होगा। आप इसके लिए नोट लिखेंगे, एलिजिबल अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ओ हो, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाया है, जब भी लॉसेज आ जाएं आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स याद आने चाहिए। फ्रेंड्स, एलिजिबल अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल का बिजनेस का लॉस है, होलसेल ट्रेड का 20 to 23 का ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है, ये बिजनेस को बंद कर दिया गया था 1 अप्रैल 23 में, मतलब करंट ईयर में ही बंद कर दिया था, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड वाला लॉस है। अब आप लोग को अगर कैरी फॉरवर्ड के रूल्स याद होंगे तो ब्रॉड फॉरवर्डेड बिजनेस लॉस से बिजनेस इनकम से ही माइनस किया जा सकता है, और अपने पास पीजीबीपी है तो इसका सेट ऑफ मिलेगा। मैं सेट ऑफ लिख देता हूं, कितना मिलेगा वो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब देखेंगे। सोल्ड वेकेंट लैंड, ओए होए होए होए, पहला क्वेश्चन सिक्सर था इंस्टीट्यूट का, इजी था, लेकिन सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन भी आ गया। सर किधर आया कैपिटल गेन? सेल ऑफ वैकेंट लैंड, उन्होंने जमीन बेच दी तो ये कैपिटल गेन भी आ जाता है। पांचों हेड्स आ चुके हैं एक ही सब में, याद रखियो। नाउ सोल्ड ऑफ वैकेंट लैंड हुज वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इज 15 लाख। गाइस जमीन की कीमत स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से 15 लाख है, लेकिन उन्होंने 14 लाख में बेची। जब भी कैपिटल गेन में 15 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेची जाएगी, आपको सेक्शन 50C वैल्यूएशन का रूल एप्लीकेबल करना होगा, राइट? यस। नाउ तो ये तो अपना एफईओसी के लिए बनेगा, है ना, कैपिटल गेन का एफईओसी। वेकेंट लैंड वाज अक्वायर्ड बाय हिज लेट फादर ऑन 1 September 2010 फॉर ₹2 लाख। बजरंग इनहेरिटेड, गाइस इसमें प्रीवियस ओनर है और बजरंग इज अ करंट ओनर, तो टैक्सेबल तो करंट ओनर को होगा, लेकिन इंडेक्सेशन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन आप प्रीवियस ओनर से ही लेंगे, बराबर ना, उनके लेट फादर से। मंजुला जयशाह का केस होगा तो आपका जो ईयर ऑफ एक्विजिशन है वो 1011 माना जाएगा, तो 2 लाख विल गोइंग टू बी माय कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डिपॉजिट इन कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ आरईसी, ओए होए 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 गाइस, कैपिटल गेन बॉन्ड्स आरईसी में 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब आपको याद आना चाहिए सेक्शन 54 ईसी का डिडक्शन भी, एग्जम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन में। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो गाइस मैं आपको ये चीज बोलूं, ये जो लास्ट के 4 लाइंस थी ये कैपिटल गेन को लेकर है, हाँ कि ना भाई? उषा जी और बजरंग जी का टोटल पूरे साल का डिटेल्स दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट द अबव इंफॉर्मेशन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा लास्ट टाइम भी न्यू सिलेबस में जून 24 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, सॉरी जून 24 नहीं, दिसंबर 23 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, जिनका भी पोस्टमार्टम सीरीज हमने किया था। जो मेरे दिसंबर 24 के बच्चे हैं, मैं चाहता हूं आप दिसंबर 23 का भी पेपर का वीडियो लेक्चर देखें, पहले उसको सॉल्व करें गाइस, और फिर मेरा वीडियो देखें और सॉल्यूशन डाउनलोड करें, उसके भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइस टैक्स में हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स के लिए सिक्सर होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाइए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं पहला सम 2 से 3 पेजेस का होता है, उसके बाद में वो 5 मार्क्स में उसको ब्रेक करते हैं। नाउ
ये तो फिर भी इसमें दो एसएससीज है। आप दिसंबर 23 सॉरी, उसका क्वेश्चन पेपर देखें, वो तो सिंगल सम का सिंगल फ्लो है, कहां रुकना है पता ही नहीं। गजब का कंसेप्ट था। मेरे हिसाब से आपको दिसंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना ही चाहिए। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ गाइस। नाउ पहला क्वेश्चन बाउंसर आता है, जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है, अदरवाइज क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत इजी है। चलो अब देखो, इन्होंने ये पूरा जो केस दिया है उषा का और बजरंग जी का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या लिखा है, ए कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ बजरंग फॉर 3 मार्क्स, तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। फिर बी क्या लिखा है, कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए, उषा जी का खाली टैक्सेबल एचआरए 2 मार्क्स के लिए, तो 3 और 2 5 मार्क्स हो गए। कंप्यूट टोटल इनकम ओए होए 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 ऑफ बजरंग, ठीक है, ऑन अजम्पशन दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएससी अंडर एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाना है, एटीआर जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उससे नहीं सॉल्व करना है, 5 मार्क्स। बजरंग का टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ उषा बराबर ऑन द अजम्पशन दैट शी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 100, मतलब इसका भी एनटीआर से ही सॉल्व करना है, 5 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस हैं, है ना। मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपके लिए प्रिंटेड सॉल्यूशन लाया है। ये है पोस्टमार्टम सीरीज और ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट करना है। लिटरली आपको क्वेश्चन नंबर 1A लिखना है, 1A, क्योंकि 1A सॉल्व कर रहे हैं। नेम ऑफ एसएससी बजरंग, प्रीवियस ईयर 23-24, 24-25। ये देखो कैपिटल गेन। मैं चाहूंगा हर क्वेश्चन को आप नए पेज से शुरू करें। दिस इज द सॉल्यूशन। मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये देखिए, ये रहा कैपिटल गेन का क्वेश्चन, नीचे की 4 लाइंस कैपिटल गेन को लेकर, राइट। नाउ एफईओसी या तो 14 लाख या तो 15 लाख। तो देखो मैंने एफईओसी 14 लाख ले लिया है, मैंने नीचे वर्किंग किया है क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग नोट इज अ पार्ट, तो देखो आपको ऐसा नोट बनाना पड़ेगा। मैंने एग्जैक्टली वैसे ही पेपर सॉल्व किया है गाइस, जैसे स्टूडेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। देखो लिटरली नोट 1 करके लिखा है सेक्शन 50C, सेल प्राइस कितना और स्टैंडर्ड वैल्यू 15 लाख, सेल प्राइस में 10% ऐड किया, 15 लाख 40 बराबर। अरे हेलो, तो विच एवर इज हायर में 15 लाख 40 आया, तो हम लोग 14 लाख ले लेंगे, क्योंकि सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में 10% से कम का गैप है। आपको पता है ना 10% का रिलैक्सेशन है, तो आप 14 लाख ले लेंगे। यहां पर आपको लिखना चाहिए नोट नंबर 1, ओके। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है नहीं, नेट कंसिडरेशन आ गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ग्रैंडफादर, लेट फादर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 2 लाख में, तो 2 लाख ही मेरा कोआ बनेगा, हाँ कि ना। यस, 2 लाख विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्योंकि 2010 में खरीदी गई थी और 2023 में बेच रहे हैं, इमोल प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो आपको इंडेक्सेशन लेना होगा। तो देखो मैंने इंडेक्सेशन लिया है 2 लाख पे, करंट ईयर इज अ ट्रांसफर ईयर, तो 23-24 का ट्रांसफर ईयर 348 और 10-11 का 167, जो कि आपको क्वेश्चन में देकर आएगा। देखो 23-24 348, 10-11 167, राइट, हाँ कि ना। यस। नाउ तो आपका कोआ माइनस करेंगे 14,16,766, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। कितना सिंपल था, है ना, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं दिया था। अब आप एग्जाम्पशन लेंगे, क्वेश्चन में लिखा था आपने आरईसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अब सेक्शन 54 ईसी के हिसाब से आप मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9 लाख किया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9,83,234 और 9 लाख, विच एवर इज लोअर, तो आपने 9 लाख क्या किया, एग्जेम्प्ट, तो 83,234 इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑल ऑफ यू, ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और मैंने वहां पे नीचे एक नोट लिखा है, एज पर मंजुला जे शाह पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम प्रीवियस होना, राइट। मंजुला जे शाह का केस का एक छोटा सा नोट लिख दिया। ये नोट नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट है आपका आंसर राइट ही होगा। नाउ ओके, तो ये मिल गए। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 3 मार्क्स। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था,
कंप्यूट टैक्सेबल HRA फॉर उषा, बराबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1B, प्रॉपरली नंबरिंग करेंगे, नेम ऑफ असेसी उषा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। अब HRA के रूल्स आपको पता है, HRA इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1013A, राइट नाउ। तो देखो HRA के लिए अब आपको पेज उषा जी के स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, जो यहां पर है HRA। खाली इतना लिखा है HRA, ये दो HRA पर मंथ 30,000 बॉस से मिला है, और रेंट पेड टू बजरंग 40,000 पर मंथ, वो भी इन चेन्नई, राइट। अब आपको याद दिला दूं, HRA सबसे पहले तो टैक्सेबल होगा 30,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, 3,60,000, अरे है ना, यस। नाउ इसके बाद एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A। अब 3 रूल्स हैं, 50% ऑफ सैलरी, सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, DA इन टर्म्स, आप यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे और यहाँ पे DA इन टर्म्स लेंगे, और टर्नओवर कमीशन आता है, लेकिन उषा जी के स्टेटमेंट में टर्नओवर कमीशन इज नॉट देयर। तो बेसिक सैलरी आप कहाँ से लेंगे सर, ये रहा बेसिक सैलरी फर्स्ट लाइन में 1,20,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे आप 14,40,000 आ जाएगा, और DA इन टर्म्स 30,000 है, तो इंटू 12 करेंगे आप 3,60,000 आ जाएगा, 14,40,000 3,60,000, बराबर। टोटल हो गया अप्रॉक्स 18 लाख, 18 लाख का 50% 9 लाख होता है। सेकंड होता है एक्चुअल HRA रिसीव 3,60,000 जो बॉस से मिला, और थर्ड रूल होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड 4,80,000 है, उन्होंने अपने हस्बैंड को पे किया, हाँ कि ना, 40,000 पर मंथ इंटू 12, और 1,80,000 माइनस करेंगे 3 लाख, तो लोअर में 3 लाख विल बी एग्जाम्प्ट, तो आप लोग को 60,000 टैक्सेबल आएगा। अरे हेलो, मैंने नीचे एक नोट लिखा है आपके लिए कि रेंट पेड टू हस्बैंड, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इफ रेंट इज पेड बाय अकाउंट पेड चेक। अरे हेलो, 2 मार्क्स कंफर्म, कुछ भी पूछते हैं, राइट, यस। 1C, टोटल इनकम ऑफ बजरंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा स्टूडेंट्स के लिए लेंदी होता है, बराबर। थोड़ा स्पीड रखना, स्टूडेंट्स को शायद शॉर्टेज ऑफ टाइम पड़ता है, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं स्टूडेंट के पॉइंट से क्वेश्चन पेपर इज बिट लेंदी। लेंदी का रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद मेंटली प्रिपेयर होने को, ठीक है, और प्रेजेंट कैसे करना है उसको समझने को ही टाइम चला जाता है। इससे तो मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट से कहता हूं, ठीक है, कि प्लीज टैक्स उन्हीं का अच्छा जाता है हु प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs, सॉरी सम्स, who practice more and more sums. Guys, tax is all about practicing. खाली थियोरी पढ़ के आप एप्लीकेशन नहीं कर पाते हो। अरे गड़ी मैं पॉइंट, चलो आ जाओ। अब पहले तो बजरंग जी का टोटल इनकम निकालना है, बराबर ना। तो देखो मैंने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, आप पहले पूरा ओवरऑल देख लीजिए किस तरीके से मैंने ब्लू और ब्लैक कलर को यूज किया है, राइट, लाइक अ हैंड रिटन, ठीक है, एज अ स्टूडेंट जैसे वो एग्जाम में प्रेजेंट करें। नाउ नॉर्मली मैं आपको टाइपिंग सॉल्यूशन देता हूं, पर इस बार सोचा है थोड़ा नेचुरल रखते हैं, है ना, यस। क्वेश्चन नंबर 1C, नेमिंग बराबर करनी है, नेम ऑफ असेसी बजरंग, और मैंने देखो इस बार क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। अब जब आप टोटल इनकम लिखते हो ना, तो आप कुछ भी हो जाए सीक्वेंस को फॉलो करते हो, राइट, यस। नाउ यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर आपको याद होगा तो अरियर्स ऑफ सैलरी ही दी गई है, और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा है हम कभी भी सम्स के फ्लो में नहीं जाते, सीक्वेंस में नहीं जाते, तो कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें छूटने का डर है, तो जो जो चीज़ें करते जाओ उसे टिक मार्क करते जाओ अपने ही क्वेश्चन पेपर में। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। नाउ सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये देखिए अरियर्स ऑफ सैलरी, राइट। तो फिर गोइंग टू सी अरियर्स ऑफ सैलरी फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन हमेशा सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल सब कुछ सब लोग करके आएंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल जाते हैं। गाइस गड़बड़ हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लोगे सेक्शन 16 का तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो 1,50,000 माइनस 50, तो आपका सैलरी से 1 लाख टैक्सेबल हुआ, राइट, यस। फिर दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो ये रहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये रहा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई, इसके लिए पढ़ते जाने का, लिखते जाने का, राइट, यस। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये देखो मैंने सेकंड हेड लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, बट यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट है वही मेरा एनएवी बनेगा। देखो मैंने लिखा है एक्चुअल रेंट, इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 30% ऑफ एनएवी। पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। 1,44,000 तो आपको टैक्सेबल आ जाएगा 3,36,000, है ना, यस। इसके बाद थर्ड ऐड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आप देखोगे आपको टर्नओवर दिया है बराबर, और 44 एडी से जाना है। 44 एडी में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा टर्नओवर का 8% लेना है, क्योंकि पूरा सेल्स कैश में है। चेक होता तो 6% ले लेते। तो आ जाओ देखो ना, मैंने सीधा 1,28 लाख का 8% लिया है। सेक्शन 44 एडी 9,60,000 इज माई इनकम। तो सर इसको डायरेक्टली टैक्सेबल कर देते। गाइज आपको याद दिला दूं, उन्होंने ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस दिया है, ये देखिए ये वाला लॉस जो पीजीबीपी में चला जाता है ना। 3 लाख का सेट ऑफ लेंगे कि नहीं लेंगे, यस। ये देखो मैंने 3 लाख का सेट ऑफ किया, बाहर 6,60,000 टैक्सेबल। एक एक लाइन समझा रहा हूं गाइज, है ना, यस। इसके बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेफर क्वेश्चन 1A। वहां पे आंसर क्या आया था देखो, 83,234, मैंने यही लिख दिया। बार बार थोड़ी सॉल्व करेंगे यार, 83,324, राइट। इसके बाद आता है अदर सोर्स। एक ही क्वेश्चन में ऑल 5 हेड्स, है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम रिलेटिव जो एग्जेम्प्ट होता है बराबर, एंड रेंट फ्रॉम वैकेंट साइट, ये रहा देखो। गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट, इसके लिए नोट लिख सकते हो, या मैंने एग्जेम्प्ट लिख दिया है। और ये रहा रेंट फ्रॉम वैकेंट साइट जो कि अदर सोर्स है, टैक्सेबल, राइट, 96,000। तो आप सीधा यहाँ पे उठा के 96,000 लिख सकते हैं, तो टोटल आ गया। तो ये आपका बना ग्रॉस टोटल इनकम। अब एटीसी का कोई डिडक्शन नहीं है बैनर्जी के केस में, बराबर। पूरा सम एक बार वापस देख लें एज ए स्टूडेंट, सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। मोटर कार के लिए नोट लिखना है, तो देखो मैंने नीचे नोट लिखा है, गिफ्ट रिसीव्ड एज अ मोटर कार इज नॉट अ गिफ्ट, हेंस इग्नोर, बराबर। तो ये भी हो गया। कैपिटल गेन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने पूरा का पूरा देखो, एक भी ट्रांजेक्शन नहीं छूटा, राइट ना। ये मेरा आंसर आ गया 12,75,234। 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। अब आ जाओ 1D, उषा जी। उषा जी का भी टोटल इनकम निकालना था, इसके लिए उषा जी की इनकम डिटेल्स देखेंगे हम। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम उषा 23, 24 एंड 24, 25। अब मैंने यहां पे क्या किया है, सैलरी को अलग से कैलकुलेट किया, इसके लिए शेड्यूल लिखा है, और अदर सोर्स के लिए भी शेड्यूल 2, मतलब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 मैंने नीचे बनाए हैं, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा डिटेल में थी। कुछ लोग टोटल इनकम में मर्ज कर देते हैं, आई फील दिस इज द बेटर वे, और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से प्रेजेंट करना सिखाया है, ऑल ऑफ यू। नाउ तो उषा के स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगेन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जिसकी जिसकी आप एंट्री पास करते जाएंगे, आप प्लीज टिक मार्क करते जाएंगे। नाउ आप स्टेटमेंट देख लो, ये मेरा स्टेटमेंट है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि 2 ही हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्स, उषा जी के लिए। तो मैंने हेडिंग लिख दी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम लिख दिया, और ये पूरे फर्स्ट पेज को छोड़ दिया। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी को मैंने अलग से लिखा है, देखो यहाँ पे मैं लिखा है शेड्यूल 1, यहाँ पे देखो नीचे शेड्यूल 1, है ना, यस। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। ये मेरा सैलरी का स्टेटमेंट है, राइट। होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नाउ आ जाओ, सबसे पहले है बेसिक सैलरी 1,20,000 पर मंथ, फुली टैक्सेबल। तो ये देखो मैंने 1,20,000 इंटू 12, 14,40,000 फुली टैक्सेबल कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, डीए। डीए मैंने दोनों अलग अलग लिखे हैं, 30 दोनों टैक्सेबल है। आप चाहो तो 60,000 इंटू 12 कर सकते हो। नाउ मैंने डीए को इन टर्म्स 30,000 इंटू 12 3,60,000, 30,000 इंटू 12 3,60,000, नॉट इन टर्म्स,
आप टोटल 60,000 इंटू 12 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंटेशन है, लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है 10,000 इंटू 12 1,20,000 बराबर। इसके बाद मेडिकल अलाउंस 5,000 फुल्ली टैक्सेबल है, 5,000 इंटू 12 60,000, देखो टैक्सेबल है। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जाम की कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले मैं इनकम लिखता हूं 2,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,000 पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 12 मंथ्स इंटू 2 चाइल्ड, तो साल भर का 48,000 मिला। मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज मुझे एग्जाम्शन लेना है। एग्जाम्शन होता है 1014 में, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1014 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्ट है, 2 बच्चों के लिए तो 2,400 एग्जाम्ट होगा, 45,600 विल बी टैक्सेबल। प्रेजेंटेशन देख लो गाइस। नाउ चिल्ड्रन हो गया। हेल्थ क्लब मेंबरशिप इट इज फुल्ली एग्जाम्ट, तो देखो मैंने हेल्थ क्लब मेंबरशिप को एग्जाम्ट लिखा है और बाहर 0 लिख दिया है। अगर आप अंदर स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे तो बाहर नोट लिखना पड़ेगा। इसके बाद HRA हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस मैंने रेफर क्वेश्चन 1B लिखा है और सीधा टैक्सेबल अमाउंट डाल दिया है। वापस क्यों कैलकुलेट करेंगे यार, ऊपर किया था ना 1B अलग से 2 मार्क्स के लिए, देख लो याद नहीं है तो ये देखो 60,000 टैक्सेबल, राइट, ये 60,000, तो आपको ग्रॉस सैलरी आ गया 24,45,000। उसके अंदर डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में कोई डिडक्शन नहीं था, प्रोफेशन टैक्स नहीं था, ठीक है ना, तो सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेंगे 50,000, ये तो बाय डिफॉल्ट है। तो 23,95,600 मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी आया। तो देखो मैं सीधा टोटल कॉलम के इनकम में जाके 23,95,600 लिख देता हूं। हेलो, समझ रहा है? यस। अब इसके बाद अदर सोर्स, तो देखो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट छोटू सा अदर सोर्स बनाया। इवन दो देयर वर ओनली 2 ट्रांजैक्शंस, ज्यादा हॉच पॉच नहीं करने का, जितना ज्यादा क्लियर कट लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अदर सोर्स कहां था सर? ये देखो बैंक FD इंटरेस्ट, जो टिक मार्क नहीं है वो आपको अपने आप दिख जाएंगे। 50,000 फुल्ली टैक्सेबल और सेविंग बैंक अकाउंट भी 15,000 फुल्ली टैक्सेबल, तो लॉजिकली 65 होना चाहिए। तो देखो 15 और 15 65, तो अदर सोर्स भी देखो यहाँ पे मैंने 65 लिख दिया। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 24,60,000। अब क्योंकि इनकम टैक्स ने कहा है कि आप NTR फॉलो करें, बराबर, तो आप डिडक्शंस ले सकते हैं। ATR होता ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, तो फिर आप डिडक्शंस नहीं लेते। इन्वेस्टमेंट इन PPF, ये कहां से पता चल रहा है? ये देखो कंट्रीब्यूशन 1,80,000, लेकिन मैक्सिमम ATC का डिडक्शन 1,50,000 है, तो मैंने डायरेक्टली 1,50,000 ले लिया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 10,000, तो देखो मैंने 10,000 का डिडक्शन ले लिया। 23 लाख इज द आंसर। अगेन 5 मार्क आपके पॉकेट में। ये था पूरा का पूरा 15 मार्क्स। माय गॉड, अगर आप एज ए स्टूडेंट सॉल्व करें तो 1, 2, 3 और 1D उसी सीक्वेंस में लिखें ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चले, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज और बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए ना लास्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर 23 था और जून 24 था, हमेशा उनको क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा लेंदी लगा है। उसका रीजन है, एक तो पूरा कंटिन्यूस बेसिस का क्वेश्चन और उसमें से बीच बीच से इंफॉर्मेशन निकाल के पूछते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। इट टेक्स अप्रॉक्स 1 आवर मिनिमम, लेकिन DT के साथ IDT भी है ना, और 3 घंटे का है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 से वो लोग फ्रैंक हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं 5 मार्क्स के लिए, उसको सॉल्व करना होता है। टू द पॉइंट, पढ़ो सॉल्व करो, पढ़ो सॉल्व करो, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा होता है, पूरा का पूरा 2 पेज का पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, उसे समझो, एंड देन वी हैव टू पिक अप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 से देखो सब सीधा सीधा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स के लिए है, पहली चीज, और कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ऑप्शंस नहीं है। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A पैराग्राफ है ना, छोटा सा। आ जाओ देखते हैं फटाफट। संजय
एज अ हाउस कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिट्स। भाई हाउस पढ़ के मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। वन यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, कंफर्म हो गया भाई कि ये हाउस प्रॉपर्टी है। अपना फेवरेट चैप्टर है, एकदम फॉर्मेट बेस्ड, राइट। एंड द अदर इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट 30,000। भाई 2 यूनिट है। अच्छा, मजे की बात सुनना, यहां पे स्टूडेंट्स को कुछ चीजों पे फोकस करना चाहिए। अ हाउस मतलब एक ही घर है, अरेगड़ी में पॉइंट। और दूसरा 2 आइडेंटिकल यूनिट्स, दोनों मतलब एक घर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इट्स लाइक पार्टली लेट आउट। एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा यूनिट लेट आउट है और 30,000 पे, तो ये एक्चुअल रेंट हुआ, बराबर। यस, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, भाई पूरा साल के लिए रेंट पे था, वैकेंसी नहीं है, बेस्ट हो गया। जब वैकेंसी नहीं होता ना तो हाउस प्रॉपर्टी इजी तो है ही, इजीएस्ट हो जाता है, राइट। म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द टोटल हाउस प्रॉपर्टी, जिन जिन वर्ड पे सर्कल कर रहा हूं ध्यान दे दियो, ठीक है। अमाउंट इज 70,000, मतलब वो चाहते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करें। विच वॉज पेड बाई कैश 30,000 एंड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग 40,000। ठीक है, 30,000 कैश में पे किया है और 40,000 बैंक के थ्रू पे किया है। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम SBI। गाइज, अगर डेट ऑफ लोन टेकन और DOCC दे दिया ना तो समझ जाना प्री कंस्ट्रक्शन का भी कंसेप्ट आएगा। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम SBI ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर 30 लाख। भाई डेट ऑफ लोन टेकन दिया है, 30 लाख का लोन लिया, 8% इंटरेस्ट, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड बाई DOCC भी दिया है, मजा ही आ गया। अ होल लोन ऑफ अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी तक एक भी लोन रीपे नहीं किया है। ऑल दैट डे इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वॉज ड्यू बट नॉट पेड। इस साल का लोन का इंटरेस्ट जरा भी पे नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्शन अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, तो पे करो या मत पे करो, करंट का डिडक्शन वैसे भी मिल जाता है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ संजय फॉर असेसमेंट ईयर, ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। भाई उसने ATR में नहीं NTR में सॉल्व करना है, बेस्ट है, नहीं तो SOPR का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता, याद रखना है ना। फाइन, तो ये देखो तुरंत ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करेंगे, एक सम एक पेज पे। कितना प्यारा लगता है यार, देखो किस तरीके से मैंने भी सॉल्व किया है आपके लिए एज अ स्टूडेंट। ना 2A नेम ऑफ एसएससी, ओ ये मेरी मिस्टेक हो गई है, नेम ऑफ एसएससी है संजय। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इस तरीके से फॉर्मेट है। ओए मेरे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट बनाना होगा, राइट। 2 कॉलम्स बनेंगे, हाउस 1 हाउस 2, हाउस 1 SOPR LOP। SOPR में देखो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट सब निल, बराबर, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। LOP में देखो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कुछ नहीं दिया था, तो जो एक्चुअल रेंट था ना 30,000 इंटू 12, वो मेरे लिए क्या बन गया, वो मेरे लिए GAV बन जाएगा। तो एक्चुअल रेंट मेरे लिए क्या बन गया, GAV, और अपना रियल आंसर तो GAV से शुरू होता है। म्युनिसिपल टैक्स पेड 35,000, सो बट व्हाई 35,000, क्योंकि गाइस 70,000 था म्युनिसिपल टैक्स, ये देखो है ना, 70,000 म्युनिसिपल टैक्स था, लेकिन ये पूरे घर के लिए था, बट पूरा घर 2 आइडेंटिकल यूनिट्स में बटा है। तो इन शॉर्ट 35,000 फॉर SOPR एंड 35,000 फॉर LOP। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं गाइस, स्टूडेंट मिस्टेक ये कर सकते हैं कि वो यहाँ पे ये रूल लगा देंगे कि अरे सर 30,000 कैश में पे किया है और आपने सिखाया था एनी अमाउंट पेड अबाउट 10,000 इन कैश इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन। गाइस वो म्युनिसिपल टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स इज द अमाउंट यू पे टू द गवर्नमेंट। तो अगर आप ये रूल सोच भी रहे हो ना
बराबर है, तो कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, आपका दिमाग गजब काम कर रहा है। लेकिन गाइज आपने ये रूल के साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ी थी, आपने एक्सेप्शन पढ़े थे, रूल 6DD, जिसमें आप 10,000 के ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो तो भी अलाउड है, और गवर्नमेंट को कैश पेमेंट करना अलाउड है। म्युनिसिपल टैक्स तो आपने गवर्नमेंट को पे किया है, तो रिडक्शन वैसे भी मिलना था। तो अगर आपको ये दिमाग में 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट अलाउड आ भी जाए तो भी आपको ये याद आना चाहिए कि म्युनिसिपल टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उनको कैश पे करना अलाउड होता है, तो लॉजिकली 35 हो जाएगा। याद रखियो, दे पीपल आर प्लेइंग अ गेम विद यू ऑल नाउ। तो बट एसओपीआर का म्युनिसिपल टैक्स तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, तो खाली 35,000 आएगा, समझा। तो एनएवी आ गया 3,25,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 97,500 माइनस। अब बच गया भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, सारी चीजें हो गई फटाफट फटफट फटफट फटफट। बट नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन इज लेफ्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, मैंने आपके लिए वर्किंग बनाई है। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको प्री कंस्ट्रक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि डेट ऑफ लोन टेकन 1 जुलाई 20 है और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 30 मार्च 22 है, और मैंने आपसे हमेशा कहा था कि जब डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उसके इमीडिएट पहले का 31 मार्च लेने का, तो 22 के पहले 21 आया होगा, हाँ कि ना। तो गाइस सम बहुत सिंपल था, खाली 9 मंथ्स का प्री कंस्ट्रक्शन होगा, तो 30 लाख पे 8% फॉर 9 मंथ्स 1,80,000 इज माय पीसीआई, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कैलकुलेशन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन डिवाइड बाय 5 होगा, तो डिवाइड बाय 5। और मजे की बात सुनना, 22 है, अपना ईयर क्या है 23-24 आता है, तो 36,000 और करंट ईयर का 30 लाख। अभी तक कहा था कि इन लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ है, तो करंट ईयर का भी लोन 30 लाख होगा, 8% 2,40,000 2,76,000। लेकिन ये 2,76,000 पूरे घर का है, तो उसको 2 आइडेंटिकल यूनिट्स में डिवाइड करोगे, एसओपी का 1,38,000 1,38,000 ना। और ऊपर चलते हैं, क्योंकि एसओपी स्पेशल कैटेगरी है, मैक्सिमम 2 लाख अवेलेबल है, तो 1,38,000 पूरा मिलेगा, और एलओपी में तो वैसे ही अनलिमिटेड डिडक्शन है। तो एसओपी में आया लॉस 1,38,000 का, एलओपी में आया 89,500। एलओपी के प्रॉफिट से एसओपीआर का लॉस मिलेगा सेट ऑफ, और सेट ऑफ होने के बाद लॉस बच जाता है 48,500, है ना। 5 मार्क्स फ्री फंड फुकट यार, ये इजी था बहुत। ऐसे तो इस बार का टैक्स पेपर गजब इजी था, लेकिन समझा, यस। और फिर एक नोट लिखना है आपको कि भाई जो लॉस है 48,500 का वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। ये देखो इतना सा क्वेश्चन है, वाह वाह, कैपिटल गेन लग रहा है भाई। गाइस इस बार कैपिटल गेन जून 23 में ना कैपिटल गेन से 5 मार्क के लिए आया था, इस बार कैपिटल गेन 8 मार्क के लिए आया। ये 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखो कैपिटल गेन आया था, यस, टोटल 8 मार्क्स हो जाते हैं कैपिटल गेन के। नाउ गिराज हैज परचेज अ रेसिडेंशियल साइट, साइट मतलब लैंड। लैंड सुनते ही अपने दिमाग में एज ए स्टूडेंट आ जाएगा कि भाई 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड है, 2 इयर्स के बाद बेचा लॉन्ग टर्म, 2 इयर्स के अंदर बेचा शॉर्ट टर्म। एट कानपुर ऑन 12 मार्च 2019। मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा कहा मेरे स्टूडेंट्स को कि यार आज तक का ट्रेंड है कैपिटल गेन में ना, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल गेन में लैंड और बिल्डिंग पे ही आया है हमेशा। आईसीएसआई वालों ने मोस्टली कोई एक अटेम्प्ट ऐसा नहीं छोड़ा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन क्वेश्चन ना आया हो, क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है ना। और गाइस ये मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूं, और देखो इस बार भी आया है ना। नाउ ऑन 12 मार्च 2019 फॉर रुपीज 22 लाख परचेज है, तो ये लॉजिकली मेरे लिए कोआ होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी तो ये लग रहा है ऑन 26 मई 2022 दिस एसेट वाज कन्वर्टेड बाय हिम इन स्टॉक इन ट्रेड। गाइस कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड का क्वेश्चन है, इसमें फिर तो 2 आंसर आते हैं, पहला कैपिटल गेन भी होगा और फिर शायद बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हो जाए। यस, स्टॉक इन ट्रेड ऑन दिस डेट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 28 लाख। जिस दिन कन्वर्जन किया था ना उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 28 लाख था, वाह वाह। The asset was sold by him on 25th Jan 2023 for 34 लाख। ये तो हुआ सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक, क्योंकि स्टॉक बोल के बेचा है, टू एन आउटसाइडर ऑन आर्म लेंथ प्राइस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
एज ऑन डेट वॉज 40 लाख। ओ हो, जिस दिन स्टॉक बोल के बेचा है ना उस दिन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख था। भाई 40 लाख था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे आप कभी बेच नहीं सकते, बराबर। ब्रोकरेज 2% ऑन सेल्स, ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर। व्हाट आर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स टू गिरिराज। अब देखो गाइस, जिसको कन्वर्जन समझाओ उनको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन जो होगा वो कन्वर्जन ईयर का होगा, और एफईओसी जो कन्वर्जन में होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन होता है, राइट। और इसमें दो हेड्स आएंगे, एक कैपिटल गेन आएगा और एक पीजीबीपी आएगा। देखो इन विच व्हाट आर द इनकम्स चार्जेबल टू टैक्स। ओ खुद ही पूछ रहे हैं कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। ट्रांजेक्शन एंड व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर इन विच दे विल बी चार्जेबल टू टैक्स। भाई असेसमेंट ईयर 23-24 ही होगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म होगा तो आप कंसिडर कर लेना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 मार्क के लिए है, छोटा सा क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट देख लो। मैंने देखो 2B लिख रखा है, नंबरिंग, नेम ऑफ एसएससी गिरिराज, और देखो मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, पहले कैपिटल गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देख रहे हो, यस। आ जाओ पहले तो कैपिटल गेन देख लो। एफईओसी गाइस, एक चीज बता दूं, ये कन्वर्जन का कंसेप्ट था। एफईओसी में जिस दिन आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया उस दिन का एफएमवी आपके लिए एफईओसी बनता है। और अगर आप देखोगे तो 28 लाख जिस दिन आपने कन्वर्जन किया था ना, कन्वर्टेड इट, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 28 लाख था, तो आप 28 लाख आपका एफईओसी ले लोगे। ट्रांसफर एक्सपेंस है नहीं, नेट कंसिडरेशन 28 लाख हुआ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी को खरीदी थी 2019 में, कन्वर्जन करिए 2022 में, है ना, 2 साल से ज्यादा हो गए, तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा ना। 22 लाख में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो ये अपना कोआ बना था 22 लाख अपॉन ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर ईयर इज द कन्वर्जन ईयर, राइट। तो मे 22 बोले तो 22-23 331, 22-23 अपॉन परचेज ईयर मार्च 19 मतलब 19-20, सॉरी मार्च 19 18-19 होना चाहिए। क्या गेम खेलते हैं ना, यस 18-19, और देखो इन्होंने 18-19 भी दिया है 280, तो देखो 280 ले लिया मैंने, तो 26 लाख 714 आपके लिए क्या बना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,99,286 इज द कैपिटल गेन। टैक्स कैलकुलेशन करने को नहीं बोला था तो छोड़ दो। और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, सेल प्राइस ऑफ साइट आपने 23-24 में बेचा है, तब उसको बेचा आपने कितने में, भाई 34 लाख में। लेकिन याद रखना कैपिटल गेन में सेक्शन 50 सीए लगता है, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 43 सीए लगता है, बराबर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस में 10% ऐड किया, फिर भी 40 लाख ज्यादा आ रहा है, तो आपका सेल प्राइस इवन तो आपने 37 लाख पे बेचा है 40 लाख आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कन्वर्जन डेट का एफएमवी 28 लाख, ब्रोकरेज बेचने के टाइम पे लगा था वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा 11,32,000। हेलो, समझ आया है ना, इजी इजी फीजी फीजी। चलो 2B भी हो गया भाई, 10 मार्क आ गए पॉकेट में। अब 2C क्या है यार, टेबल वेबल दिए, पता नहीं क्या दिया है, आ जाओ देख लेते हैं ना। चलो देखो जरा, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर 2 इंडिविजुअल, उमेश एंड सुरेश, 2 अलग अलग एसएससी हैं, फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। ओके देखते हैं, उमेश सुरेश, एज 50-62, वाह वाह, सुरेश इज अ सीनियर सिटीजन, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, चलो अच्छा है। रेसिडेंशियल स्टेटस दिया है, करना क्या है अभी तक कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता, एज अ स्टूडेंट चलते हैं। क्रॉस रिसिप्ट, क्रॉस रिसिप्ट 72 लाख 60 लाख, ये तो ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए था ना, हाँ ये शायद ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए। थ्रू कैश रिसिप्ट, ओ ग्रॉस रिसिप्ट मतलब टोटल रिसिप्ट है, 47 लाख कैश में मिले हैं और 25 लाख बैंक से मिले हैं, ठीक है। 60 लाख 27 लाख कैश में मिले हैं, 33 लाख बैंक से मिले हैं, ओके। नेचर ऑफ एक्टिविटी,
रिटेल ट्रेड, फाइन, इनका ट्रेडिंग का बिजनेस है। प्लाइंग ऑफ 3 हेवी गुड्स कैरेज विद कैपेसिटी ऑफ 15 टन ईच। समझ गए, दोनों का बिजनेस है। 44 AD एंड 44 AE लगना चाहिए। देखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ओ हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ना सिर्फ लटक जी से ही माइनस हो सकता है, बराबर। लटक जी होगा तो ले लेंगे ना, नहीं तो नोट लिखेंगे। और 90,000 रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड बिजनेस लॉस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस इनकम बिजनेस से ही माइनस होती है। 2021 का असेसमेंट ईयर है, 8 साल चलता है, चला लेंगे। देखते हैं, ये पीजीबीपी से माइनस हो सकता है। फाइन। कंप्यूट इनकम ऑफ उमेश एंड सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अप्लाइंग द रिलेवेंट प्रिजम्पटिव प्रोविजन 44 AD 44 AE। लकी हो कि एग्जाम में बोल दिया, नहीं भी बोला होता तो क्लिक होना चाहिए था। भाई समझ गए, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, बराबर। पहले भी बिजनेस एंड प्रोफेशन आया, आ जाओ। अब देखो उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। 2B के बाद 2C, पहले उमेश और फिर नीचे सुरेश, आराम से। 2 SSC है ना, हाँ। 44 AD देख लो कैसे प्रेजेंट किया है। नेम ऑफ एसएससी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। भाई प्रिजम्पटिव इनकम 44 AD में कैश सेल्स पे 8% और बैंक सेल्स पे 6%, तो टोटल आ गया टर्नओवर का। टोटल इनकम कितनी हुई, 5,26,000, डन, बराबर। अब इसको हुआ बिजनेस इनकम, मैंने ये निकाल दिया है। इसमें लॉस दिया है, लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि लटक जी इज नॉट देयर, तो आपको प्रॉपरली नोट लिखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 4 लाख कैन बी गेट डिडक्टेड ओनली फ्रॉम लटक जी, हेंस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब आ जाओ सुरेश। कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। प्रिजम्पटिव इनकम उनका 44 AE है। 44 AE में परसेंटेज फिक्स नहीं है। इसके तीनों गाड़ियां ना, देयर आर 3 गुड्स और वो भी 15 टन, मतलब हैवी व्हीकल्स है। हैवी व्हीकल्स का जो अजम्पशन इनकम है वो है 1,000 रुपीज पर मंथ पर टर्न पर व्हीकल, और पूरे साल के लिए यूज करी है। पर मंथ तो इंटू 12 मंथ्स, पर टन इंटू 15 टन, पर व्हीकल इंटू 3 व्हीकल्स, तो 5,40,000 हो जाएगा, हाँ कि ना। बट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस बिजनेस इनकम से माइनस हो सकता है। आप 90,000 माइनस करेंगे 4,50,000 आ जाएगा। ये हुआ सम नंबर 2। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, पर बहुत डायरेक्ट था। पक्का ऑल ऑफ यू। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपलसरी फॉर 15 मार्क्स, मतलब कोई ऑप्शंस नहीं है। जो सम्स दिए हैं वो सॉल्व करने हैं, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं ना। आ जाओ, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। एक सम 5 मार्क्स, 1 सम 5 मार्क्स। आ जाओ। लक्ष्मी एज 68, आई डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू, एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं। इज अ रेसिडेंट एंड रिटायर्ड पेंशनियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वाह 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 वाह, ठीक है। 68 है, ये तो समझ में आ गया। रेसिडेंट है, ये भी समझ में आ गया। सीनियर सिटीजन है भाई। हर इनकम डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आर एस अंडर। ओके, करना क्या है, पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, भाई मंथली पेंशन है, ये सैलरी के चैप्टर में आपने पढ़ा है। इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, और मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये टैक्सेबल है। ओके। फैमिली पेंशन, हस्बैंड डाइड, फैमिली पेंशन अदर सोर्स में जाता है और अदर सोर्स में जाकर भी टैक्सेबल होता है ना। यस, देखो गाइस, इतना दिमाग को धार बना लो कि इनकम देख के आपको हेड तो समझ में आए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भाई अदर सोर्स में जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड इट इज टैक्सेबल, एग्जाम नहीं होगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बराबर। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, भाई ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को टैक्सेबल नहीं होता, डिडक्शन होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इससे ये समझ में आया कि डिविडेंड से रिलेटेड ये खर्चा है, तो इसको मिलेगा डिडक्शन। लेकिन अदर सोर्स में जाके डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है डिविडेंड से। यस। कंसल्टेशन फीस फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये भी एक्सपेंस है। काफी सारे स्टूडेंट्स को तो ये इनकम लगता है और कुछ टैक्सेबल करके आते हैं, गड़बड़ है। नाउ किसी ने मुझे कंसल्ट किया था कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, तो ये भी एक्सपेंस है,
तो अदर सोर्स में जाके इसका डिडक्शन देखेंगे अंडर सेक्शन 57, बराबर। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ओए होए होए होए, ये फॉरेन एग्रीकल्चर है, ये अदर सोर्स में जाकर हम टैक्सेबल कर देंगे इसको। कंप्यूट टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम तो निकाल लेंगे। फॉर द असेसमेंट ऑन द अजम्पशन शी हैज ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। गाइस एटीआर के अंदर इसका आंसर निकालना है। वैसे एटीआर और एनटीआर में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो सैलरी है और एक अदर सोर्स है, तीसरा कोई हेड है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है। आ जाओ देखो इसको कैसे प्रेजेंट किया है मैंने। ये रहा 3A, नेम ऑफ असेसी लक्ष्मी, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अब इस बार ना मैंने टोटल इनकम का स्टेटमेंट मिक्स ही कर दिया। रीजन है क्योंकि दो चार ही तो क्वेश्चन थे, फिर अलग अलग क्या ही सॉल्व करना। आ जाओ, सबसे पहले अनकमिटेड पेंशन, ये देखो पेंशन सैलरी वाली, टोटल इनकम आ जाए तो भाई टिक मार्क करते जाइयो। 6,80,000, तो सैलरी में 6,80,000 टैक्सेबल होगा, लेकिन सैलरी पे देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 6,30,000 फुल्ली टैक्सेबल। बस सैलरी इतना ही था, बाकी का तो सारा अदर सोर्स था। तो आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले तो उन्होंने फैमिली पेंशन लिखी है, फैमिली पेंशन कितना है 1,20,000, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा है फैमिली पेंशन में देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, मैक्सिमम 15,000 एंड 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, विचएवर इज लोअर का क्या मिलता है डिडक्शन। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखा है, पहले 1,20,000 को इनर कॉलम में लिखा एंड देन आई एम टेकिंग डिडक्शन 15,000, क्योंकि 1/3 40,000 है तो लोअर में क्या आएगा 15,000, ये माइनस कर लेंगे 1,05,000 आंसर आ जाएगा, विच इज फुली टैक्सेबल, तो आउटर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट क्या था, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम फुली टैक्सेबल, बट क्योंकि एक्सपेंस दिए हैं तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 लेंगे। तो पहले डिविडेंड को मैंने इनर कॉलम में लिखा 90,000। अब देखो आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 पढ़ा है, डिविडेंड से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन अलाउड है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलता, अदर एक्सपेंडिचर्स नॉट अलाउड। भाई सेक्शन 57 में मैंने तो पढ़ाया था अपने बच्चों को, बराबर। ओए जेकेसी स्टूडेंट्स, हाँ बोलो, यस। नाउ 20% ऑफ डिविडेंड, अब उसमें भी मैंने आपको रूल समझाए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा अलाउड नहीं है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 20% डिविडेंड अमाउंट है। तो 90,000 का 20% ऑफ डिविडेंड बनेगा 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 35, विच एवर इज लोअर 18,000। तो 90 में से 18,000 माइनस 72,000 विल बी टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये दोनों तो खर्चे थे, 60,000 फुल्ली टैक्सेबल। इन इंडिया होता ना तो एग्जाम्प्ट हो जाता, 60,000 फुल्ली टैक्सेबल। तो टोटल इनकम बन गई 8,67,000, राइट। कोई डिडक्शन था ही नहीं, और होता तो भी मिलता नहीं। रीजन है क्योंकि आप एटीआर फॉलो कर रहे हैं, एटीआर में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक नॉट अलाउड हुए, ठीक है ना। ये हुए सारे खर्चे। कंसल्टेशन फीस ये मैंने लिख दिया है, रिलेटेड टू डिविडेंड नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन, हेंस इग्नोर। तो 5 मार्क्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके पॉकेट में, इफ यू नो द रूल्स। डिविडेंड पे आज तक कभी एक्सपेंसिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, पहली बार छोटे छोटे एरिया से फोकस किए हैं। अब आ जाओ 3B, अगेन 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखें, आ जाओ रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है और इनकम टैक्स पे क्लिक होना बहुत जरूरी है। तो देखो, मेसर्स वी एंड कंपनी इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म engaged in a manufacturing of an engineering product at Chennai. On 12th January 23, it has purchased new plant and machinery for 10 lakh, which was immediately put to use. Depreciation लग रहा है मेरे को, I feel कि it's a depreciation का question and it's a depreciation, only depreciation for 5 marks. Guys, अगर आप total income वगैरह मिला के देखो ना, तो पीजीपी कम से कम 10 मार्क्स से ज्यादा के लिए आ चुका है। यस, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इट हैज परचेज फॉलोइंग एसेट्स, बराबर, इन इंडियन सेलर। 5 मार्क के लिए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, टेक केयर, है ना। और ऊपर मैन्युफैक्चरर है, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होगा, राइट। डेट ऑफ परचेज दिया है, टाइप ऑफ एसेट दिया है, अमाउंट दिया है, न्यू और सेकेंड हैंड भी दिया है। 23 मई 23 को आपने एक नई मशीन खरीदी 12,20,000 की, न्यू है।
मतलब इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा। न्यू मशीनरी है ना। 14 जून को आपने मोटर कार खरीदी 23 करंट ईयर में 12,80,000 और न्यू है, लेकिन मोटर कार पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा। 12 जनवरी एक और नई मशीन खरीदी, पर वो सेकेंड हैंड है, इस पे एडिशनल नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आप मैन्युफैक्चर होने चाहिए और प्लान मैन्युफैक्चरिंग नया होना चाहिए, तो इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन 12 जनवरी है, लेस देन 1 डेज है, तो 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन आएगा। बराबर, ऊपर देख लो। और यहाँ पर भी एक न्यू मशीनरी खरीदी गई थी, लेकिन ये खरीदी कब गई थी? 12 जनवरी 23। 12 जनवरी 23 का मतलब है 22-23 में। अपना करंट ईयर है 23-24, राइट? 23-24 है ना। तो अब यहाँ पे 10 लाख की जो मशीन है, इसके ऊपर आपको एक चीज का ध्यान देना है। पिछले ईयर में भी उन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया होगा, लेकिन ये लेस देन 6 मंथ्स है, तो 22-23 में उन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ एट द 20 नहीं 10% लिया होगा। यस, तो अब 23-24 हमारे करंट ईयर में वापस एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% और मिलेगा ना। ये जिसको क्लिक नहीं हुआ ना, उसके मार्क्स चले जाएंगे। यस, ये हमारा एग्जामिनर ने 6 राइट। अब देखो आगे क्या लिखा है। द ओपनिंग WDV ऑन 1 अप्रैल 23 वॉज 32 लाख। परफेक्ट। और इंक्लूडिंग 12 जनवरी वाला, उसमें वो मशीन इंक्लूडेड है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट होता। कंप्यूट टोटल डेप्रिसिएशन, आपको टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अंडर द सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ऑफ 24-25। ऑल एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, नहीं भी बोला होता तो प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगता है, और मोटर कार पे भी क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं से 15% ही होगा। नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। NTR, सर एक मिनट, अगर ATR होता तो भी क्या ही कर लेते गाइस। ATR में एडिशनल डेप्रिसिएशन विड्रॉन है, याद करो, पर इन्होंने NTR कहा है, मतलब हम एडिशनल भी लेंगे। अगर इन्होंने लिखा होता कि ऑप्टेड फॉर, तो फिर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेते, क्योंकि अंडर ATR एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है। सिर्फ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, भाई मजा आ गया, लेकिन क्लिक होता है उन्हीं के लिए। मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था, मैं आपको हमेशा कहता था डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। देखो 5 मार्क के लिए, मतलब 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये मुझे भी नहीं पता था, बट यार बिजनेस एंड प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन नहीं पूछा तो फिर क्या ही पूछा, है ना। प्रिजम्पटिव डेप्रिसिएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में। आ जाओ, देखो अब मैंने आप लोग को जो फॉर्मेट पढ़ाया था उसी के हिसाब से, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस ट्रांसफर, हाँ कि ना। अच्छा, मैंने मोटर कार को इसी में ऐड कर दिया है, रीजन बीइंग उसका 15% और प्लांट एंड मशीनरी है, सेम क्लास सेम एसेट सेम ब्लॉक में डाल दो। तो देखो ओपनिंग बैलेंस 32 लाख, नया मशीनरी 23 मई को खरीदा 12,20,000, फिर मोटर कार खरीदी 14 जून को 12,80,000, और मशीनरी 12 जनवरी को एक और खरीदी 18 लाख। सबको ऐड किया तो आपका ब्लॉक वैल्यू बना 75 लाख। अब ये बना ब्लॉक वैल्यू, इस पे आंसर नहीं है, डेप्रिसिएशन पे आंसर है। इफ यू गोइंग टू सी हाउ आई डिड द कैलकुलेशन, पहले मैंने नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिया है। ये जो 18 लाख वाली मशीन है इसके ऊपर 6 मंथ्स, तो 15 का आप 7.5 कर देंगे, 1,35,000। अब टोटल 75 लाख है, तो 75 लाख में से 6 मंथ्स का 18 लाख निकाल दो तो 57 लाख। इसके ऊपर पूरे 12 महीने का नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा 15%, 85 लाख 55,000, 8,55,000। ये हो गया नॉर्मल। अब आओ एडिशनल पे। एडिशनल में 10 लाख जो मशीनरी पिछले साल खरीदी गई थी उसके ऊपर 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख। यस, और करंट ईयर में ये 23 मई वाला 12,20,000, इस मशीनरी पे पूरा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,44,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 13,34,000 होता है। इस पे आपको 5 मार्क्स है। और मैंने कुछ नोट लिख दिए हैं। मोटर कार इज एडेड विद इन द सेम ब्लॉक एज अ क्लास ऑफ एसेट, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि मोटर कार अलग ब्लॉक में जाना चाहिए था। और ये भी मैंने एक नोट लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो 10 लाख पिछले साल खरीदा गया था,
he is eligible for 50% of additional depreciation. 5 marks again. थर्ड C, अगेन 5 मार्क के लिए क्वेश्चन. देखते हैं क्या है. रमेश वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड drawn following amount by way of salary for the previous year ended 31st March 2024. Basic salary 1,25,000 per month. सैलरी है भाई, सैलरी. तो बेसिक सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर टैक्सेबल होगा. मुझे नहीं पता क्या सॉल्व करना है, लेकिन सैलरी है तो अदर सैलरी में ही जाएगा. कमीशन ऑन सेल्स, टर्नओवर कमीशन है, अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी में जाके टैक्सेबल. सेल्स मेड बाय हिम, कमीशन अमाउंट 40,000 पर एनम. ठीक है, कमीशन का अमाउंट भी दे दिया है. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सैलरी में जाएगा. अब सैलरी में तो जाएगा, पर आरपीएफ है तो ये एग्जम्पशन की कैटेगरी में आता है. 12% ऑफ बेसिक सैलरी का एग्जम्पशन. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, बॉस ने एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट किया है. प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन है. इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन इसका डिडक्शन मिलेगा एटीसीसी में. राइट, पता नहीं क्या पूछा है, पर आपको दिमाग में ये सब क्लिक होना चाहिए. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन फंड, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाके फुल्ली एग्जेम्प्ट. लेकिन गाइज आपको एक परक्यूजिट भी याद आना चाहिए. तीनों में बॉस ने कंट्रीब्यूशन किया है. 7,50,000 के ऊपर गया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा. अगर 7,50,000 के अंदर है तो एग्जेम्प्ट है. याद आया एग्रीगेट रूल? हाँ. द कंपनी हैज बीन गिवन इन हाउसिंग लोन 15 लाख. ओहो, ये परक्यूजिट है. ऑन 1 जून 23 चार्जिंग इंटरेस्ट, ये परक्यूजिट है. इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन. बॉस ने चार्ज किया 6% और एसबीआई का रेट है 9.5, मैंने 3.5 का परक्यूजिट रहा. इनकम फ्रॉम सैलरी में जाकर टैक्सेबल. कंप्यूट इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी on the assumption that Ramesh have not opted for 115 BSc. Not opted है. वैसे opted होता तो भी ATCCD तो मिलता ही. Yes, ATR में, right? खाली सैलरी का क्वेश्चन है और इसमें फोकस प्योरली पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे किया गया है. यार मतलब सैलरी का अगर क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो तो कम से कम 10 मार्क के ऊपर आ गया यार. मतलब पूरे चैप्टर में ना कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और सैलरी छाया रहा. हाउस प्रॉपर्टी 5 मार्क के लिए आया. राइट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब पूछा है. ये देखो इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, इस तरीके से. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, नेम ऑफ असेसी रमेश, 3C. राइट, बेसिक सैलरी आ जाओ एक एक करके देख लेते हैं. 1,25,000 पर मंथ है तो 1,25,000 पर मंथ इंटू 12, 15 लाख फुल्ली टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में. कमीशन 40,000 पर एनम है, फुल्ली टैक्सेबल था ही तो 40,000 सीधा आउटर कॉलम में. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 3 लाख, इसको इनर कॉलम में लिखा गया. और एग्जाम लिया है अंडर सेक्शन 10(12) में 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, परसेंटेज वाला. अब डीए इन टर्म्स तो नहीं है पर टर्नओवर कमीशन तो है, तो 15,40,000 का 12% एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल. राइट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस 1 लाख, फुल्ली टैक्सेबल सैलरी में, बाद में डिडक्शन लेंगे. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेफ फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है तो बाहर के कॉलम में 0 लिखा है मैंने. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपने 15 लाख का लोन लिया, 3.5% परक्यूजिट और 10 मंथ्स के लिए लिया है, क्योंकि वहां पे लोन लिया है 1 जून 23 करंट ईयर में ही, तो जून से लेकर मार्च 10 मंथ्स होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल. ये आपको मिला ग्रॉस सैलरी. राइट, नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशन टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो नेट सैलरी 7,48,950. अब उन्होंने कहा कि आपको टोटल इनकम निकालनी है, तो एक ही हेड था तो जो नेट सैलरी वही मेरा टोटल इनकम. अच्छा मजे की बात, 7,50,000 का एग्रीगेट रूल चेक कर लिया है. आप अगर देखोगे तो 3, 4, 5, 6 तीनों मिला के भी 6 लाख ही हुआ है. 7,50,000 के अंदर है तो एग्जाम्प्ट है, एग्रीगेशन रूल की जरूरत नहीं है. 7,50,000 के ऊपर होता तो टैक्सेबल हो जाता. नाउ कंट्रीब्यूशन टू एटीसीसीडी
एनपीएस। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, बॉस ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, और 10% ऑफ 15 लाख, क्योंकि इसमें बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स आता है, तो 1,50,000, उसमें से 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 16,48,000। अच्छा, ATCCD में ATCCE भी लगता है, टोटल 1.5 लाख तक का ये एग्जाम्पशन होता है मैक्स, लेकिन ये 1,50,000 के अंदर है। 16,48,950 इज योर आंसर, 5 मार्क्स। इसी के साथ थर्ड इज ऑल्सो ओवर। फटाफट देखते हैं फोर्थ। अब देखो फोर्थ में ना आपको ऑप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी 15 मार्क्स के लिए है, लेकिन 4 and 4A देयर आर 3 क्वेश्चंस का ग्रुप है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें या 4A। जनरली मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी देखा था कि इसमें थ्योरी भी आती है और कैलकुलेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4A। 3 क्वेश्चन का ग्रुप है, छोटे छोटे क्वेश्चन से मजा आने वाला है। देखो ए, नाउ ए में पूछा है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। भाई बहुत सिंपल पूछा है, माइनर चाइल्ड के क्लबिंग के प्रोविजंस को समझाना है। तो आपने जो पढ़ा है बस वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स। और क्या लिखा है? अंडर सेक्शन 64(1)(a of the Income Tax Act, mention the cases where income of minor child is taxable in the hands of minor himself. आपको वो भी सिचुएशन बतानी है कि कौन से केसेस है माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होगी। तो नहीं भी बोलते तो बाय डिफॉल्ट 5 मार्क्स है, तो उतना तो लिखना ही था, तो वो तो लिखेंगे ही। ये देखो आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 4A मैंने इसको 3 पॉइंट से प्रेजेंट किया, एकदम सिंपल। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 64(1)(a, income of minor child will be kept club with their parents, that is mother or father, whose company income is higher. B point लिखा, in the following 3 cases minor income is taxable in the hands of minor only, मतलब no clubbing. कब? income due to manual work, बच्चा जब अपनी मेहनत से काम करता है, income due to skill or talent, और minor child suffering from disability as per section 80U, बराबर। और थर्ड, ये एक पॉइंट और लिखना था, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स को क्लब करने से पहले पेरेंट्स को 1,500 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन ATR फॉलो किया तो नहीं, बराबर। इतना सा लिखना था, 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। और तो क्या ही लिखते हैं ना, कितना सिंपल था, 5 मार्क्स। लेकिन थ्योरी को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलते नहीं है। बट नहीं आता तो ऑप्शन नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोविजन, अगेन थियरी, प्रोविजन रिलेटेड टू एडवांस टैक्स। गाइस एडवांस टैक्स 5 मार्क के लिए पूछा है। क्या क्या पूछा है? एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड इट्स ड्यू डेट, बराबर। ड्यू डेट पूछी गई है 5 मार्क्स के लिए। तो देखो क्या लिखा है। 4B मैंने सिंपल 3 पार्ट्स में लिखे हैं 5 मार्क्स के लिए यार। व्हाट इज एडवांस टैक्स? सिंपल, एडवांस टैक्स जो प्रीवियस ईयर में पे करते हो ना, एस्टिमेटेड इनकम इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, राइट। हु शुड पे एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स सबके ऊपर एप्लीकेबल है जिसका टैक्स अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आप इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है और उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है, दे आर नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ये लिखते ही मार्क्स मिल जाएंगे। एडवांस टैक्स इज पेएबल बाय ऑल एसएससी इफ देयर इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर, एक्सेप्शन। एडवांस टैक्स इज नॉट पेएबल बाय इंडिविजुअल इफ ही सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। assessee शुड बी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, बराबर, एंड ही शुड नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हु शुड पे एडवांस टैक्स, ये भी आ गया प्रोविजन में। और ड्यू डेट्स जो कि उन्होंने स्पेसिफाई किया ही था। ड्यू डेट साल में 4 बार एडवांस टैक्स पे करना होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। 15%, 45, 75 एंड 100। और अगर आप 44 AD और ADA में पे कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सीधा 15 मार्च को 100% ऑफ एडवांस टैक्स है। 5 मार्क्स इन योर पॉकेट।
मैंने कुछ नोट भी लिख के रखे हैं, क्योंकि 31 मार्च इज अ हिडन, और आप लोग को एडवांस टैक्स पे तो करना है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे पे करना है ऑन योर इरेगुलर इनकम्स, राइट। तो मैंने नोट भी करके लिखा है। इतना लिखो, 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। हेलो, राइट, थ्योरेटिकल है। इसके बाद सी, अगेन थियोरी, नो कैलकुलेशंस। स्टेट द पर्सन बाय विच रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139, ठीक है, हैज टू बी साइन। सिग्नेचर को लेकर रिटर्न्स ऑफ फाइलिंग कौन साइन करेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जनरली मैं हमेशा जब ये पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो 5 मार्क के लिए आया, और सबके लिए नहीं, जो जो सिलेक्टेड है उसके लिए। व्हेन एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू वेरीफाई ड्यू टू इल हेल्थ, अगर इंडिविजुअल खुद अपने रिटर्न्स को साइन ना कर पाए तो हु विल गो टू साइन। एचयूएफ जब करता अवेलेबल नहीं है तब कौन साइन करेगा। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के लिए उनके रिटर्न्स फाइलिंग को हु विल गो टू साइन। एलएलपी के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो देखो इसको मैंने कैसे लिखा, मतलब लॉजिकली 5 ट्रांजेक्शंस है, 1 ट्रांजेक्शन 1 मार्क, राइट। इसको मैंने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेशन किया था। सेक्शन 140, अगर आपका एज ए स्टूडेंट सेक्शन याद नहीं रहता कोई प्रॉब्लम नहीं, दिया है तो यूज कर लो जैसे कि इन्होंने दिया है, बराबर। हर जगह पे सेक्शन दिए थे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, तो लिखो ना, बेटर है। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स, मैंने देखो टेबल बनाई, केसेस और वेरीफाइड बाय। एक्चुअली अपना आंसर ये है, अगर इंडिविजुअल अनेबल है तो कोई भी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जिसको अथॉरिटी दी गई है। अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है तो एचयूएफ में एनी अदर एडल्ट फैमिली मेंबर कैन साइन। साइंटिफिक रिसर्च में प्रिंसिपल ऑफिसर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टी में सीईओ। बस ये वेरीफाइड बाय पे आपको आंसर था 1 मार्क। इट्स लाइक एमसीक्यू काइंड ऑफ 1 आंसर। कितना सिंपल था, मतलब 4 इज द होल, तीनों क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, राइट। अगर जिनको थियोरी नहीं जमती वो 4A पे आ जाए, कैलकुलेशंस, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट थियोरी अगर पूरा कंटेंट याद नहीं है तो प्लीज आप कैलकुलेशंस पे ज्यादा फोकस करें, मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। 4A, फॉलोइंग इज द पीएनएल ऑफ विनोद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भाई पीएनएल दिया है तो एक चीज श्योर हो गई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको मिला लूं ना तो कम से कम 20 मार्क का है, तो पीजीबीपी आ गया यार, राइट। टोटल इनकम वगैरह सब कुछ मिला के। अब इन्होंने पीएनएल दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से जाना होगा, ये श्योर है, ये तो बाद में पढ़ लेंगे। साथ में एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। क्या लिखा है, कंप्यूट टोटल इनकम। ओए होए 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 होए, टोटल इनकम निकालना है, मतलब मल्टीपल हेड्स होंगे, ऑफ विनोद फॉर असेसमेंट ईयर ऑन द अजम्पशन दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड अंडर एनटीआर के लिए जाना है, तो अगर डिडक्शन हुआ तो भी लेने पड़ेंगे। अब जब बिजनेस का क्वेश्चन आ जाए ना, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं ऑलवेज गो बाय एडजस्टमेंट्स। तो देखो डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स, तो ये यूबीई होगा, है ना। तो पीएनएल वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, नॉट अलाउड कर देंगे, बराबर। नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट। ओए होए होए होए, नाउ इधर सेक्शन आपको गोल्डन रूल लग जाएगा, सपोर्टिंग सेक्शन, है ना। आपने 40A का रूल एप्लीकेबल होगा, आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया पर टीडीएस काटना भूल गए, तो कहाँ लिखा है इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट, नॉट अलाउड हो जाएगा। अगर रेसिडेंट होता तो 30% अलाउड होता, 70% नॉट अलाउड होता, नॉन रेसिडेंट तो पूरा ही नॉट अलाउड हो जाएगा। इसके बाद दोनों ट्रांजैक्शन हो गए। अमाउंट ऑफ 25,000 ड्यू टू एमएसएमई रिलेटिंग टू परचेज फॉर गुड्स इन December 23 वाज आउटस्टैंडिंग। गाइस 43B का रूल लगेगा, 45 डेज में पे करना चाहिए था, बराबर, लेकिन अभी तक पे ही नहीं किया। 31 मार्च 2024 का परचेज है, राइट, तो ये डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है, अमाउंट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये दिया पीएनएल, ट्रेडिंग दिया ही नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रिकॉर्डेड है, पर ये 25,000 नॉट अलाउड होना चाहिए, तो इसका इफेक्ट हम दे देंगे। ओके फाइन, एडजस्टमेंट तो सारे हो गए। अब इधर देखते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउड है, इनकम टैक्स नॉट अलाउड होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉट अलाउड होगा, लाइफ इंश्योरेंस नॉट अलाउड, ये पर्सनल खर्चा है, एटीसी में जाएगा, पर बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो नहीं आएगा ना, नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम नॉट अलाउड, अदर सोर्स में चला जाएगा, लेकिन अदर सोर्स में जाके भी एग्जेम्प्टी होने वाला है। फ्रॉम इंडिया नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे फ्रॉम इंडिया, डाउट है तो नोट लिख देना। पीपीएफ का इंटरेस्ट नॉट अलाउड, अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन अदर सोर्स में जाके भी एग्जेम्प्टी होने वाला है, राइट। ये बन गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये रहा आपका लिए प्रेजेंटेशन। 4A1 प्रॉपरली नंबरिंग करना, नेम ऑफ एसएससी विनोद, मैंने स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बनाया है, बराबर। मैंने बिजनेस इनकम ही ले ली है क्योंकि बिजनेस इनकम ही है, अदर सोर्स है ही नहीं क्योंकि एग्जेम्प्ट है, तो नीचे नोट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट से शुरू किया 6,75,000, नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर क्रॉस वाली सारी चीजें ली हैं जो पीएल के डेबिट साइड दिखाई दे, तो इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमाउंट ड्यू टू एमएसएमई, ये भी परचेज है तो मैं ये मान के चलता हूं कि ट्रेडिंग में रिकॉर्डेड था, और लाइफ इंश्योरेंस। लॉजिकली सब कुछ हम लोग को क्या करना था, एड बैक, तो 5 लाख मैंने एड बैक कर दिया। एक नॉन बिजनेस इनकम क्रॉस वाली चीजें जो आपको पेन की साइड दिखेंगी, एग्रीकल्चर और पीपीएफ, क्योंकि बिजनेस की इनकम ही नहीं थी, ये लेस किया। अनरिकॉर्ड बिजनेस एक्सपेंस डेप्रिसिएशन लिया है एज पर इनकम टैक्स 52, तो आपको नेट प्रॉफिट आ गया 9,73,000, बराबर। अब यही मेरा टोटल इनकम, क्योंकि दूसरा कोई इनकम ही नहीं था। एटीसी का डिडक्शन, अगर उन्होंने लिखा होता ना अंडर एटीआर तो हम एटीसी का डिडक्शन नहीं लेते, तो आपको 9,43,000 इज योर नेट टोटल इनकम। टैक्स कैलकुलेशन बोला ही नहीं तो करेंगे नहीं, और नीचे मैंने नोट लिख दिया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11). एक पेज में पूरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, 5 मार्क्स इन योर पॉकेट, राइट। 4B देखते हैं, थोड़ा लेंदी था, यस। लास्ट टाइम भी टीडीएस 5 मार्क के लिए आया था गाइज, इस बार भी टीडीएस 5 मार्क के लिए आया, एक ट्रांजैक्शन 1 मार्क, ठीक है। नाउ लास्ट टाइम बोले तो सर दिसंबर 23, जून 24, ब्रीफली स्टेट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन, 5 ट्रांजैक्शन है, 5 मार्क्स है टीडीएस, नो एक्सप्लेनेशन टेबल फॉर्म में डाल दो। रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस, अब इसको मैं सॉल्यूशन के साथ लेके चलता हूं, ये रहा, इस तरीके से आपको एप्लीकेबल करना था। उन्होंने आपको ट्रांजैक्शंस दिए थे, मैंने सेक्शन लिखे हैं, टीडीएस रेट लिखा है और टीडीएस अमाउंट भी लिखा है, ताकि आप प्रॉपरली इसको देख सकें। अब देखो रेंट पेड में 194I और IB लगता है, जैसे ही रेंट पेड बोला बात खत्म हो जाती है, लेकिन रेंट पेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म में तो 194I एप्लीकेबल हो जाएगा। और किसके लिए पे किया, प्रीमाइसेस, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है 10%, तो देखो सीधा 3,60,000 का 36,000 टीडीएस अमाउंट, 1 मार्क पॉकेट में, 194I लिखा, टीडीएस रेट 10% लिखा, 36,000। रूल्स पता ही है, 2,40,000 के ऊपर पे करते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल हो ही जाता है। देन उसके बाद कॉल सेंटर बोलते ही एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, 194J, पेड बाय अ कंपनी इन मुंबई टू अनदर कंपनी, कोई भी हो, कॉल सेंटर है, 60,000 का अमाउंट पेड है, 194J एप्लीकेबल होगा। 2% लगता है कॉल सेंटर चार्जेस, तो 60,000 का 2% 1,200 रुपीज, कितना सिंपल है। नाउ 2 मार्क्स पॉकेट में, कार्टन बॉक्सेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अर्ल्ट एंड कंपनी शिवाक्षी विद अ लोगो ऑफ MN कंपनी लिमिटेड, अमाउंट पेड 5 लाख इंक्लूसिव ऑफ मटेरियल। गाइज अब ये बायर टू सेलर है, बराबर, बायर टू सेलर को टीडीएस लगता है 194Q में, लेकिन अमाउंट 50 लाख के ऊपर का सिंगल बिल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ये सेल है तो नो टीडीएस लिखना है, नो टीडीएस भी लिखना है। 3rd मार्क, 3 मार्क मिल गए आपको। परचेज एजेंट कमीशन, भाई कमीशन बोलते ही 194, एक्चुअली कमीशन के 3 सेक्शन है, डी है, जी है और एच है, लेकिन डी इज फॉर इंश्योरेंस कमीशन जो कि ये है नहीं, जी है लॉटरी टिकट कमीशन वो भी है नहीं, तो सीधा एच लगेगा, अदर ब्रोकरेज एंड कमीशन। पेमेंट 70,000 है,
है ना, पेड टू लाल है बाई दिल्ली फ्रॉम एएमसी प्राइवेट लिमिटेड, 194H लगेगा। अगर इंडिविजुअल होता तो शायद 194H नहीं लगता, तो फिर हम 194M उसका सब्स्टिट्यूट देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए था। बट पेड बाई कंपनी है तो 194H लगेगा। 70,000 है, 15,000 के ऊपर TDS लग जाता है, तो 194H 5%, 70,000 का 5%, 3,500 होगा, TDS लगेगा ही लगेगा। देन डायरेक्टर सिटिंग फीस 194J है। डायरेक्टर सिटिंग फीस में कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी अगर कंपनी पे करती है तो TDS लगता है। 5 डायरेक्टर्स 20,000 ईच पेड टू 5 डायरेक्टर्स ऑफ रामा प्राइवेट लिमिटेड, तो कितना TDS काटेंगे? अब 5 डायरेक्टर्स को 20,000 पे किया है, तो लॉजिकली 1 मिनट, डायरेक्टर सिटिंग फीस 20,000 ईच पेड टू 5 डायरेक्टर्स बाय रामा प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, तो 20,000 इंटू 5 लॉजिकली 1 लाख पे किया है ना, 1 लाख पे किया है। यहां पर देखो, आपको डिस्कस करके यहाँ पे पेड ईच टू 5 डायरेक्टर्स है ना, तो एक्चुअली कैलकुलेशन 1 लाख होना चाहिए था। 1 लाख का 10%, 10,000 पर डायरेक्टर, 2,000 कटेगा, ₹2,000 पर डायरेक्टर, 10,000 का TDS कटना है, राइट। तो ये हो गया 5 ट्रांजैक्शन। TDS जिसको आता है उसके लिए सबसे बेस्ट था। इसके बाद है थर्ड था रेसिडेंशियल स्टेटस। अगेन 5 मार्क के लिए पूछा गया था। मिसेस टीना इज एन इंडियन सिटीजन, होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट। फॉर द पास्ट 7 years शी वॉज लिविंग इन दुबई। पिछले 7 साल से बंदी दुबई में थी। वेयर देर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स, जहां पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 शी माइग्रेटेड बैक टू इंडिया on 1st Jan 24. Oh, she came in India on 1st Jan 24. In immediate 4 earlier years, she came for 56 days. पिछले 4 सालों में बंदी इंडिया में 56 डेज के लिए आई थी और 7 साल से दुबई में रह रही थी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 शी अर्न ग्रॉस सैलरी इनकम 9 लाख इन दुबई। दुबई में कमाया, ये फॉरेन इनकम है। एंड शी रिटर्न टू इंडिया, हर फ्रेंड्स गिव हर ग्रैंड रिसेप्शन एंड प्रेजेंटेड अ कैश गिफ्ट ऑफ 21 लाख। भाई, ये इंडियन इनकम है और गिफ्ट दोस्तों से मिला है, 50,000 के ऊपर है, कैश गिफ्ट है, टैक्सेबल है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड हर टोटल इनकम। 5 मार्क के लिए मैंने हमेशा अपनी स्टूडेंट से कहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के टाइम पर पहले आप ये चेक कर लो कि वो एक्सेप्शन है या नहीं है। नाउ क्या टीना एक्सेप्शन है? नो, शी इज नॉट एन एक्सेप्शन, बिकॉज वो इंडिया आ तो रही है दुबई से, बट विजिट के लिए नहीं, परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अगर वो विजिट के लिए आती तो वो एक्सेप्शन मानी जाती, तो शी इज नॉट एन एक्सेप्शन, उसको बेसिक कंडीशन नॉर्मल एप्लीकेबल होंगी। तो फिर मैंने ये सोच के मैंने बेसिक कंडीशन लिखी। देखो मैंने इस तरीके से, कुछ स्टूडेंट्स पैराग्राफ फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) 182 डेज वो करंट ईयर में रहनी चाहिए, लेकिन वो तो करंट ईयर में सिर्फ 91 डेज रही है। सर कैसे? वो जनवरी को आई ना इंडिया में, तो शी केम इन इंडिया इन जनवरी, राइट। तो जैन फेब मार्च 1 जनवरी को आई है, तो 91 डेज ही होंगे। नॉट सेटिस्फाइड, राइट। फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड चेक करेंगे। करंट ईयर में 60 डेज रहनी चाहिए, सी स्टेड फॉर 91 डेज, सेटिस्फाइड। लेकिन पिछले 4 साल में 365 डेज रहना चाहिए। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि वो पिछले 4 साल में 56 डेज रही है, नॉट सेटिस्फाइड। तो शी इज डिक्लेयर्ड एक्चुअली नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, राइट। तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, मिसेस टीना फेल टू सेटिस्फाई बेसिक कंडीशंस। अब जब बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो एडिशनल कंडीशन तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होते 6(6) के, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। कंक्लूजन, शी इज डिक्लेयर्ड नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट लिख के हाईलाइट कर दोगे ना, तो एग्जामिनर आपके एक्सप्लेनेशंस को नहीं पढ़ेगा, राइट। तो मैंने देखो हाईलाइट करके रखा। अब हर टोटल इनकम इज ओनली 21 लाख। रीजन है क्योंकि फॉरेन इनकम उसको टैक्सेबल नहीं होगी। फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट और ओआर को टैक्सेबल होती है, तो 21 लाख उसकी इंडियन इनकम हुई, यही उसकी टोटल इनकम है। तो नोट 1, ग्रॉस सैलरी 9 लाख शी इज अर्न इन दुबई, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। एक नोट लिख दिया। इतना प्रेजेंटेशन पे आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाता है। तो गाइज इसी के साथ मैंने आपके लिए पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। फ्रेंड्स
आप इसे डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से, प्लीज प्रैक्टिस करें, क्योंकि टैक्स वही लोग क्रैक कर पाते हैं, वही स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। बट होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। अगर यूजफुल है तो प्लीज आप मुझे बताना। बाय।